हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, सबसे पहले तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाज़गश्त तभी तक सुनाई दे रही है जो कल मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ ने लंदन में की। एक इंतहाई मज़ा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अपने मीडिया सेल से, अनडिक्लेयर्ड मीडिया सेल से खिताब किया, क्योंकि उसमें 3 या 4 जो माइक लगे हुए थे जिनके टीवी चैनल्स भी उस खबर को नहीं चलाते, और बाकी तमाम यूके में रहने वाले पाकिस्तानी सहाफियों को इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाता है कि तुंद व तेज सवालात का खदशा होता है। और मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ इंटरव्यू कैसे देते हैं, उनका इंटरव्यू देने का तरीका क्या क्या होता है। दूसरी अहम खबर जो उससे आपको आगाह करना है कि कल जमान पार्क में इमरान खान ने कारकुनान के हमरा बैठकर इफ्तारी की। बड़ा अच्छा जो कदम है जो इमरान खान ने उठाया और कारकुनान के साथ बैठकर इफ्तारी की। लेकिन इमरान खान भोले बादशाह हैं, और भोले बादशाह को ये नहीं पता कि ये बड़े जालिम लोग हैं। ये ऐसे लोगों को भी इस किस्म के इज्तिमात में दाखिल कर देते हैं जो खाने में जहर मिलाने की भी कोशिश करते हैं, और इमरान खान की जान को शदीद खतरात लाहक है। लिहाजा इमरान खान को चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी के इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दे। और हुआ भी ऐसे ही, जब इफ्तारी शुरू हुई तो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड ने जहानत का मुजाहरा करते हुए खाने के चंद लुकमे चखे और फिर इमरान खान को इफ्तारी के लिए खाना खाने की इजाजत दी। ये बड़ा ही अच्छा किया उस सिक्योरिटी गार्ड ने, बड़ा ज़हीन शख्स था, इसरार या इब्रार नाम है उसका, और उसने इस किस्म की जहानत का मुजाहरा किया। लेकिन मेरी इमरान खान से भी गुजारिश है कि वो अपने इर्द गिर्द नजर रखें, और जब भी इस किस्म के कारकुनान के इज्तिमा में जाएं तो अपनी सिक्योरिटी के खास एहतमाम का जरूर ख्याल रखें। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो मैंने आज आपके सामने रखनी है। 2 लोग हैं, एक है मरियम औरंगजेब उर्फ डड्डू चार्जर, और दूसरा है राना तनवीर चिट्टे बालों वाला बांदर। ये राना तनवीर हुसैन मुरीद के से एमएनए है और इसका जिला वांडू है, यानी जो इसका इलाका है उसका नाम वांडू है, जिला नहीं, वांडू उसका नाम है। और इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि शेखुपुरे में इसके बाप को कौन लोग जो हैं वो बता देते थे और उसका असल काम क्या था। इसने कौमी असेंबली के फ्लोर पर इमरान खान को गालियां दी हैं। लेकिन आज मैं इस राना तनवीर हुसैन और डड्डू चार्जर का ऐसा कच्चा छट्टा आपके सामने रखूंगा कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये सारे हकायक जानने के लिए जरूरी है कि अगर आप डड्डू चार्जर के माजी के कुछ मजीद मामला जानना चाहते हैं और राना तनवीर हुसैन के बारे में भी ये जानना चाहते हैं कि ये खुद किस शख्स का बेटा है और हलाली है कि हरामी है, ये हम आज आपको बताएंगे। लेकिन पूरी वीडियो देखना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स लिखें, और हमारे दोस्तों का भी ये पैगाम पहुंचाएं कि पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को लाना है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जरा राना तनवीर हुसैन के बारे में बात करते हैं। राना तनवीर हुसैन जो कि लाहौर में खुद बहुत बड़े एक बंगले में अपर माल में रहता है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपर माल में मेरे एक दोस्त का घर है जो इसके घर से ऊंची बुलंदी पर है, यानी, और उसकी खिड़की से नजर आता है कि उसने मुझे बताया कि राना तनवीर हुसैन के घर में सामने वाले कबाड़ियों का बेटा सीमा सलीम उर्फ चीमा जो है वो गैरेज में पाया गया। और गैरेज में कौन लड़की उसके साथ थी ये राना तनवीर हुसैन ही बता सकता है कि घर की कौन सी लड़की उस चीमे के साथ पकड़ी गई। और इसके साथ साथ राना तनवीर हुसैन के बारे में ये भी हकायक हमने पता किए कि इसके बाप को शेखुपुरा में दुक्की कहा जाता था। अब देखें, एक लफ्ज होता है यक, उसका मतलब एक, यानी जो बहुत गंदा आदमी हो ना उसको पंजाबी में यक कहते हैं। और एक लफ्ज होता है जिसको लाहौर के अंदरून शहर में कहते हैं दुख,
यानी जो गंदा और गंदे से डबल उसको कहते हैं दुख, यक और दुख। अब आप अंदाजा करें कि इसके बाप को दुखी क्यों कहा जाता होगा। एक तो वो गंदा था और गंदे से भी डबल था, इसलिए उसको दुखी कहा जाता था। कहा जाता है कि इसका जो बाप था वो पुलिस का टाउट था और लोगों से पैसे लेकर पुलिस से उनके काम निकलवाया करता था। चंद हजार रुपए लेता था, कुछ एसएचओ को दे देता था, कोई एएसआई को देता, हवालदार को दे देता, और इस तरह से ये राणा तनवीर हुसैन का बाप और ये लोग जो है वो आगे जो है सियासत में कदम रखने पर जो है इस तरह से इन्होंने रास्ता बनाया। अब राणा तनवीर हुसैन के बारे में ये मशहूर है कि इसके पास अगर कोई जमीनों का फैसला कराने आ जाए तो ये पटवारी से मिलकर जमीन अंदर खाने अपने भाई चाचे मामे के नाम करवा देता है और साहिल बेचारे को धक्के मारकर घर से निकलवा देता है। फ्रॉडिया है, बहुत बड़ा जो है वो क्या उसको कहते हैं नौसरबाज है, जमीनों पर कब्जे करना, लोगों को मरवा देना। और एक गांव है इनका इनके करीब ही, वहां भी इसने लोगों को कत्ल करवाया और जिस तरीके से कत्ल करवाया कि वो आज तक इंसाफ के लिए तरसते हैं। अपने बंदे आपने इंडियन फिल्में देखी होगी और इंडियन फिल्मों में एक वो नेता होता है और नेता का फिर वो आगे सीएम के साथ ताल्लुक होता है, फिर वो पुलिस वालों को धमकियां देता है और फिर लोगों को कत्ल करवाता है, भत्ता देता है, इलाके में धौंस और बदमाशी करता है, उसको भी हरामी नेता कहते हैं। और अब आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान को हरामी कहने वाला खुद किस कदर हरामी है कि उसके बाप को लोग दुखी कहते और खुद वो लोगों के कत्लो आम में मुलव्वस रहा है। ये क्या बात है कि उसको किसी शादी में किसी ने बताया कि इमरान खान का बाप बैठा था, लोग तो यहाँ पर सड़कों पर खड़े होकर राणा तनवीर हुसैन की असलियत को बयान करते हैं। और मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो लोगों की जुबान पर है, ये मेरे ख्यालात नहीं है, लेकिन लोगों ने इसके बारे में जो बातें की हैं, एक बहुत मारूफ सहाफी और एंकर हैं जुनैद सलीम, उन्होंने ये हकायक अपने एक प्रोग्राम में बताए कि इसके बाप को दुखी क्यों कहा जाता था। तो ये राणा तनवीर हुसैन की औकात है जो इमरान खान पर इस किस्म की घटिया जबान इस्तेमाल करता और चांद पर थूकने के बराबर जो है वो अपना किरदार अदा करता है। लेकिन इस किस्म के गुनोने और गलीज लोगों को अब लोग पहचान चुके हैं। चिट्टे बाल हैं इसके, शर्म नहीं आई, इसको हया नहीं आई कि असेंबली के फ्लोर में खड़े होकर इमरान खान पर हर्जा सराई की। इमरान खान जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लोगों के दिलों की धड़कन बन चुका है, उस पर इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करना इंतहाई काबिल मुजम्मत है। दूसरी तरफ डड्डू चार्जर, मैंने आपको बताया था कि मैं डड्डू चार्जर उर्फ मालशन की बेटी, आज इसका एक आपको और नाम बताता हूँ। इसकी जो वालदा थी वो मालिश किया करती थी, और किसकी मालिश किया करती थी? मॉडल टाउन के एक बूढ़े रहायशी की। अब आप खुद समझ जाए कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। बड़ी कारोबारी शख्सियत जिनके बेटे वजीर आजम वजीर आला तक पहुंचे और जिनके बारे में उनकी एक पोती कहा करती है कि मेरा दादा करोड़पति था। उसकी मालिश करने के लिए डड्डू चार्जर मरियम औरंगजेब की माँ जो है वो खिदमत मुहैया किया करती थी। और अचानक ही जो है शायद किसी दिन कोई ज्यादा मतलब तेल का इस्तेमाल हो गया या क्या हुआ कि जिसकी वजह से इसको वजारत भी दी गई और इसके खानदान को कौमी असेंबली की नशिस्तों से भी नवाजा गया। फिर एक बात ये भी कही जाती है, और ये बात मैंने नहीं बल्कि शहबाज गिल ने कही, कि इसलिए भी इसको जो है डड्डू चार्जर उर्फ मरियम औरंगजेब को इसलिए भी वजारत मिली कि एक दिन मरियम सफदरवान इसके घर गई तो इन्होंने देखा कि ये अपने खामद की बड़ी तेजी से बेइज्जती कर रही थी। तो इस कदर बेइज्जती करते हुए बदतमीज औरत को देखकर मरियम सफदरवान ने इसको अपनी कैबिनेट में ले लिया। और मरियम सफदरवान तो इस किस्म के किरदारों को अपने इर्द गिर्द रखकर बहुत खुश होती हैं। हिना परवेज भट्ट के बारे में भी आपको मैंने बहुत कुछ बताना है, लेकिन जरा वक्त की कमी होती है, इसलिए मैं आपको किसी अच्छे बेहतरीन टाइम पर ये हिना परवेज भट्ट जो वेव्स जो फ्रीजर वाले हैं, नाम ही काफी है। हिना परवेज भट्ट का भी नाम ही काफी है, और ऐसी ऐसी हरकतें हैं, ऐसी ऐसी वीडियोज हैं कि आप सुनेंगे तो वो भी आपको सुनकर मजा आ जाएगा। अब वीडियो से बात चली तो मरियम सफदर अवान आजकल जजेस को धमकियां लगा रही हैं। ऑडियो जो कॉल्स हैं उसमें राना सनाउल्लाह को कह रही हैं कि इनकी कोई वीडियो निकालो और इनसे अपनी मर्जी के फैसले कराओ। आजकल ये जजेस पर बड़े बरहम नजर आते हैं। पूरी की पूरी पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के जजों के पीछे पड़ गई है। भाई आप ये बताएं कि जजों का कसूर ये है कि वो आपको कहते हैं कि इलेक्शन करवाएं और आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। यानी मैं तो हैरान होता हूं कि अगर कोई दुकानदार जिसका काम सब्जी बेचना,
چائے بیچنا ہے اور اس سے جا کے آپ چائے یا سبزی مانگیں تو وہ آپ کو کہ چلو چل نہ سے میری دکان سے نہ ہی دوبارہ آئے گا تو میں تجھے جو ہے نا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ اس طرح کا رویہ ان کا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسی پریس کانفرنس کی بات کروں گا جو پرسوں یعنی آج سے 2 روز قبل لندن میں ہوئی. طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ پریس کانفرنس کرتے کیسے ہیں. یہ ان کا میڈیا سیل ہے. اس میں ایک جیو کا نمائندہ ہے, ایک جو ہے وہ سما ٹی وی کا نمائندہ ہے, ایک دنیا کا وہی شخص ہے دنیا نیوز کا جس کے بارے میں کہا کرتا ہوں مارگیج رپورٹر اور بڑا ہی خوفصورت انسان. خوفصورت انسان کو اور جیو نیوز کے نمائندے کو اور ایک اور 44 آج کل وہ جو 24 ہے اس کے اوپر بھی کیس کیا ہوا. ہمارے ایک دوست نے سی ایم پنجاب جو اس وقت ہیں ان کا جو وہ جو میں جن کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کانے سے تشبیہ دیتا ہوں ان کا وہ چینل ہے, ایک ان کا نمائندہ ہوتا ہے. یہ 4 لوگوں کو یہ بلاتے ہیں, میکسیمم کبھی ایک آدھ کو دوسرے کو بھی بلا لیتے ہیں, شاید 92 کو بھی. اور یہ پھر اپنے میڈیا سیل, یہ انڈکلیئر میڈیا سیل اس کو میں کہتا ہوں, اور یہ انڈکلیئر میڈیا سیل کے سامنے بیٹھ کے میاں بیمار شریف صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. پریس کانفرنس نہیں آپ اس کو بھئی. لندن میں تقریباً کم از کم جو ہے 50 سے زیادہ جرنلسٹ ہیں جو مختلف ٹی وی چینل, مختلف یوٹیوب پہ, مختلف پلیٹ فارم پہ اپنی جو ہے لوگوں تک اپنی بات کو پہنچاتے ہیں. لیکن ان کو نہیں بلایا جاتا کیونکہ ان سے تیز تند و تکھے سوالات کی جو ہے امید ہوتی ہے. اور میاں بیمار شریف انٹرویو ایسے دیتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ بی بی سی کے ایک سینئر ساتھی نے بتایا کہ یہ پرویز رشید کو سوالات جو ہے ریڈیو پہ انٹرویو دیتے وقت پرویز رشید کو سوالات لکھ کر اور ان کے جوابات لکھ کر کھڑا کر دیا جاتا ہے, اور میاں بیمار شریف جب وہ پیچھے کھڑے ہو کر سوالات جو ہے وہ بڑے بڑے پیپر پہ ایسے کر کے دکھاتے ہیں, پھر ان کے جواب لکھ کر دیتے ہیں, پھر میاں بیمار شریف جواب دیتے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے. اگر نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ ایسا انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے ماضی میں کئی مرتبہ ایسا کیا, اور اس صحافی کو جس نے بی بی سی میں ان کا انٹرویو کیا خاصا نوازا بھی گیا. اچانک ان کے اکاؤنٹ میں بڑی رقم بھی آ گئی. تو اب ان کا یہ تو طریقہ کار ہے پریس کانفرنس کرنے کا. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے, چلے چھوڑے یہ کس طرح سے کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں یا میڈیا سیل سے خطاب کرتے ہیں, یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن کیا کہتے ہیں کہ میرے دور میں جو ہے وہ پیٹرول 65 روپے کلو تھا. اور یہ دیکھیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ لیٹر اور کلو میں کیا فرق ہوتا ہے. بس مثلا میں پتا کلو کی طرح اٹھاتے ہیں نا یہ, تو ان کو ایک کلو کی طرح اٹھانے کا جو ہے نا یہ زبان پہ لفظ چڑھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں پیٹرول میرے زمانے میں, بھئی آپ مجھے یہ بتائیں, میں کہتا ہوں 65 تھا, 55 تھا یا 60 تھا, آپ یہ بتائیں کہ اب کس کا زمانہ ہے. بھئی سال ہو گیا, تقریباً سال, 4 دن کم سال ہو گیا آپ کے بھائی کی حکومت ہے, اور آپ کے بھائی کی حکومت میں پیٹرول جو ہے اس کی قیمتیں بڑی ہیں, 250 تک گئی ہیں, 200 سے اوپر چلی گئی ہیں. ڈالر کہتے ہیں کہ میرے دور میں 165 روپے کا تھا, ٹھیک ہے مان لیا. عمران خان کے دور میں 165 کا تھا, آپ کو تو اتنا بھی نہیں پتا. اور 165 سے آج 300 کا نہیں مل رہا, 350 کا نہیں مل رہا. کس کی حکومت ہے, کون ہے وزیر خزانہ؟ یہ مجھے ہمیں اس لیے یہ نہیں بلاتے نا پریس کانفرنس میں, کہ میں ہوتا تو میں پوچھتا میاں صاحب لگتا ہے آپ کا دماغ چل گیا ہے, آپ کی بیٹی اور آپ کو جو ہے عمران خان فوبیا ہو گیا ہے, اور آپ کے دماغ میں ہر وقت عمران خان سوار رہتا ہے, اور آپ جو ہے سٹپٹا گئے ہیں, جو میں کہتا ہوں ڈپریشن بڑھ گیا آپ کا. اور آپ جو ہے نا یہ نہیں جانتے کہ 165 روپے کا ڈالر آپ کے دور میں تھا, نہیں 165 کا عمران خان کے دور میں تھا, اور آج 300 کا نہیں مل رہا. تو یہ کون ہے جو کہتا تھا کہ میں معیشت کو 3 مہینے میں ٹھیک کر دوں گا؟ یہ کون ہے جو کہتا تھا مجھے ایک ملک؟ یہ کون ہے جس نے تنہائی نہیں جا کے کروڑوں روپے, اور آج وہ پاکستان کا وزیر خزانہ ہے, اور اس کے دور میں ڈالر نہیں مل رہا بلکہ ان لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی جن کے پاس جو ہے وہ جان بچانے والی ادوائیات سمندر میں بندرگاہ پہ پڑی خراب ہو رہی ہیں, ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ایلسیاں نہیں کھل رہی. یہ حقائق بتائیں عوام کو, بیوقوف مت بنائیں. آپ یہاں پر گرم کمروں میں بیٹھ کر ایون فیلڈ میں عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. آپ ذرا میرے ساتھ ہی کم از کم آپ ایک مذاکرہ کر لیں, ایک مناظرہ کر لیں, تو میں آپ کو پوچھوں کہ 1 سال میں آپ کے بھائی نے جو ہے, آپ کا جو بھائی جس کو آپ کہتے ہیں جی بہت وہ پھرتیلا ہے, بڑا سپیڈ کرائم منسٹر ہے, اس نے کون سا ڈالر کی قیمت جو ہے 24 روپے کر دی ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے بات کی. آپ پتہ نہیں کن لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. وہ 4 لوگوں کو, وہ میں تو حیران ہوں کہ جیو کے رپورٹر ہمارے سینئر دوست ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں, مرتضیٰ علی شاہ, اور وہ خوبصورت انسان جو اپنے آپ کو بہت عقل مند کہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سید بادشاہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایک اور وہ
मलक साहब भी हैं, मलक पता नहीं वो मतलब कौन से मलक है मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये सारे इतने बेवकूफ है कि आपको ये नहीं पूछ पाए कि 1 साल से तो आपके भाई की हुकूमत है, डॉलर तो आपके साख डॉलर ने जो है उसको छठा गेयर लगा दिया है, तो अब आप इनको कहते हैं कि जी वो इमरान खान ने, इमरान खान आपके ज़हनों पे सवार है। असल बात ये है, आपको ये जो आपका कोई काम, आपके जो कहते हैं ना कि मोटरसाइकिल भी स्टार्ट ना हो ना तो प्लग साफ कराने की बजाय इमरान खान ने कराई है खराब। वो कोई अक्ल करें, आप कौन लोग हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आप किस आटा आपके जो है वो भाई की हुकूमत में लोगों को मिल नहीं रहा, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं आटा लेने के लिए, लाइनों में लग के जाने जा रही हैं लोगों की, और आप ये बता रहे हैं कि ये एक पेपर पकड़ लिया, वो आपका एक इलीगल जो है वो सेक्रेटरी है जो गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में उसको काम करने की इजाजत नहीं है। और मजे की बात देखें, इनका एक नाजरीन सेक्रेटरी है, उसका नाम है राशिद नसरुल्लाह। वो इतना जबरदस्त आदमी है कि उसने कमाल ही किया हुआ है, उसने मुस्लिम लीग के खिलाफ साइनम लिया हुआ है, तो मियाँ साहब का सेक्रेटरी है यार, कमाल। आप क्या लोग को, तुझे कौन लोग हो भाई, मैं नजर से जवाब दो जरा आके कि आपने अपनी हुकूमत के खिलाफ साइनम लिया, अब आपकी हुकूमत आप जाएं, आपने खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ जो है वो दरखास्तें दी हुई हैं। बड़ी अजीब बात है यार, आप मुझे समझ नहीं आती कि कौन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि इन खौफसूरत और इन बदसूरत लोगों को बेवकूफ बनाएं, अवाम को बेवकूफ ना बनाएं। अवाम अब आपका अंदर बाहर सब कुछ जान चुकी है, और अवाम को पता है कि आप लुटेरे हैं, मफरूर हैं, डाकू हैं, चोर हैं। छोटे छोटे बच्चे, 17 साल के बच्चे आपके घर के बाहर आकर, अच्छा पाकिस्तान से हमारा कोई दोस्त आ जाए, वो कहता है जी मियाँ साहब के घर देखने जाना है हमने, कि क्यों देखने क्यों जाना है भाई, वो जी उसे जाके चोर चोर के नारे लगाने। हम कहते हैं यार खुदा का खौफ करो, मेहमान हमारे आए हो, चोर चोर के नारे उनको लगाना चाहते हो, ये क्या है। वो कहते हैं मेरा दिल करता है, मैं पाकिस्तान ना तंग आके आया कि मैं अब इनके खिलाफ जाके चोर चोर के नारे लगाना चाहता हूँ। आप खुद सोचें आपकी सीयत क्या है, क्या बताते हैं लोग। और दूसरा ये राना तनवीर हुसैन साहब, आप भी जरा कान खोल के सुन लें, आप एक क्रिमिनल, नौसरबाज, फ्रॉडिये, कब्जा ग्रुप, बत्ताखोर और पता नहीं क्या क्या है, कातिल भी हैं, बहुत कुछ है आपके अंदर। अगर आपकी फाइलें खोलना शुरू कर दी ना, अगर आपके ऊपर से कपड़े उतारना शुरू कर दिए, तो आपके अंदर की गलाजत खुलकर सामने बाहर आ जाएगी। इमरान खान जैसे अजीम लीडर पर आपकी हैसियत और औकात नहीं है। आप दुकी के बेटे हैं, इमरान खान शौकत खानम का बेटा है, और इमरान खान पाकिस्तान का बेटा है, और पाकिस्तान के बेटे पर चांद पर थूकने पर आपके मुंह पर थूक पड़ेगी और आप मजीद जलीलो ख्वार होंगे। मियां बीमार शरीफ साहब, आपने जो है अवाम को धमकियां भी लगाई हैं, जजेस को भी धमकियां लगाई, हमेशा से लगाते आए हैं। आपका माजी है कि आप कीमे वाले नान खिलवाकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया करते हैं। अभी लोगों को वो वाकयात नहीं भूले हैं जब आपने सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर हमला किया, चीफ जस्टिस को टेबल के नीचे छुप कर जान पे। आज आप उमर अताब बंदयाल जैसे अच्छे इंसान को, जो कुरान पाक की तिलावत करके अपने मुकदमात का आगाज करते हैं समात का, आप उन पर इल्जाम लगा रहे, धमकियां दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर आपने मेरे मुताबिक फैसला ना किया तो पाकिस्तान में डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, पाकिस्तान में अब डॉलर चाहे 700 रुपए का हो जाए, लोग अब जाती उम्र में घुस जाएंगे। लोग अब आपके घरों से, आपकी कोठियों से, मॉडल टाउन से आपके भाई को, आपकी बेटी को, आपके तमाम अहले खाना को, सारे चोर टब्बर को निकाल कर सड़कों पर आप करें 500 का डॉलर। मैं यहां बैठा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। अगर आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरा आपको चैलेंज है, जिस दिन आपने ये काम किया, जिस दिन आपने पाकिस्तान की गरीब अवाम पर महंगाई का कोई बड़ा छुरा चलाया, लोग छुरे लेकर आपकी कोठियों में दाखिल हो जाएंगे और आपको श्रीलंका जैसी मिसाल बना देंगे, और आपको दोबारा तुर्की जाकर अपनी टिंड पर बाल लगवाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। लोग इतने छित्र मारेंगे कि आपका सर जो है वो छित्रों से लाल हो जाएगा, और आपको इबरत का वो निशान बना दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम अब जाग चुकी है। इमरान खान ने पाकिस्तान की अवाम को शऊर दिया है, और ये शऊर अब आपके गले पड़ेगा। अगर आपने दोबारा ऐसी बात की कि डॉलर या 500 या 600 का ले जाने की कोशिश की, तो फिर अवाम आपको जवाब देगी। और ये ना समझिएगा यहाँ बरतानिया में रोजाना की बुनियाद पर लोग आपके घर के बाहर आकर मुजाहरा करते हैं, और ये मुजाहिरीन जो हैं, ये अगर बिफर गए तो फिर कोई भी आपको नहीं बचा सकेगा, क्योंकि आप पहले ही अल्लाह की पकड़ में हैं। आ रहे हैं ना मदीना शरीफ, मैं भी आ रहा हूं मदीना शरीफ, मुज़ाकरा कर लें मस्जिद नबवी के सहन में बैठ के कि आपकी हुकूमत बुरी थी, इमरान खान की हुकूमत बुरी थी, या पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ले जाने में 35 साल आपने क्या किरदार अदा किया। इस पे बात करने हिम्मत है। मैं एक आम सा जर्नलिस्ट हूं, अगर हिम्मत है
जुर्रत है, नेल्सन मंडेला बनना चाहते हैं तो मुज़ाकरा कर लें। 22 रमजान के बाद मैं भी मदीने में हूँ, आप भी मदीने में, मैं एक मुसलमान के होटल में हूँगा, आप एक हिंदू के होटल में होंगे। इंशाल्लाह देखेंगे कि आप मुज़ाकरा करते हैं, इस बात पर गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू करना है, इन कानून के ऐन मुताबिक गुफ्तगू करें हमसे, हमें बताएं कि पाकिस्तान में इमरान खान ने क्या बर्बादी की और आपने क्या बर्बादी की। मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर फैसला करें, नबी के कदमों में बैठकर सच बोले। अगर सच बोलने की जरूरत है तो मेरा आपको चैलेंज है, आए सच्ची बातें करें। अगर आप सच बोलेंगे मैं आप पर बैत कर लूंगा, मैं मस्जिद नबी में बैठकर आप पर बैत कर लूंगा अगर आपकी बातों में सच्चाई हुई। और अगर आपकी बातों में झूठ हुआ तो फिर मैं नहीं, फिर मदीने वाला ही आपको पूछेगा, और आप पहले भी वो पूछ रहा है इंशाल्लाह ताला। ऐसी बात नहीं है, पहले भी आपने मदीने में बैठकर बड़ी ऐसी हरकत की हैं कि जो नाराजगी का बायस है, जिसकी वजह से आज तक आप अल्लाह की पकड़ में हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।